नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो फर्स्ट टेस्ट होने जा रहा है 22 तारीख से 22 अगस्त से। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और इसमें हम सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके और वन लाइनर्स जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न भी करेंगे और इन्हीं प्रश्नों से आपके हो जाएंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी कंप्लीट। आइए करते हैं शुरू। और आज का हमारा ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस जो है वो पहले ही जारी कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, यानी आप कह सकते हैं मॉडल पेपर्स के, है ना, टेस्ट के लिए। और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है उसके भी हमने इसी प्रकार से मॉडल पेपर जारी किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पेपर्स पढ़ सकते हैं। आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया। आपको पता होगा 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 2 लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। वो लिपियां कौन सी थी? ऑप्शन 1 है बंगाली और देवनागरी, ऑप्शन ब है संस्कृत और प्राकृत, ऑप्शन स है ब्राह्मी और खरोष्टी और ऑप्शन द है यूनानी और इंडो यूनानी। तो इसका सही जवाब जिन जिन को पता है कमेंट बॉक्स में भेजते जाइए और उसके बाद में अपना आंसर कन्फर्म कर लीजिए। तो ये जो प्रश्न है, इसका पहला जो प्रश्न है, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही स्थापित होते थे, है ना। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विवाहों के अलग अलग प्रकार लिखे हुए हैं। तो कौन से प्रकार में वैवाहिक संबंध जो वो एक ही समूह के भीतर होते हैं? ऑप्शन 1 अंतर विवाह, ऑप्शन ब है बहिर्विवाह, ऑप्शन स है बहुपत्नी प्रथा और ऑप्शन द है बहुपति प्रथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ अंतर विवाह, है ना। अंतर विवाह जो पद्धति थी विवाह की, उसमें जो वैवाहिक संबंध है वो गोत्र के भीतर ही होते थे। और इसका जो ऑपोजिट है ना, इसका जो दूसरा प्रकार था वो था बहिर्विवाह, जिसमें वैवाहिक संबंध उस गोत्र के बाहर होते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ अंतर विवाह पद्धति, जिसमें वैवाहिक संबंध एक समूह के भीतर या एक गोत्र के भीतर होते हैं। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा में एक ही पति की अधिक पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां होने की प्रथा, जो सामाजिक प्रथा थी उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। और एक पत्नी की अधिक पत्नियां रखने की जो सामाजिक प्रथा थी उसे बहुपति प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार से धन का अर्जन कर सकते थे? मनुस्मृति में पुरुष के लिए और स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। इसमें पुरुषों के कितने तरीके जो है वो बताए थे? तो आपके सामने ऑप्शन है अ 5 प्रकार, ऑप्शन ब है 6 प्रकार, ऑप्शन स है 7 प्रकार और ऑप्शन द है 8 प्रकार। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। पुरुषों के लिए मनुस्मृति में 7 प्रकार के धन अर्जन के तरीकों का उल्लेख किया गया है, जबकि स्त्रियों के लिए 6 तरीकों का उल्लेख किया गया है धन अर्जन करने के। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, तो उन कोर्सेज में आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। यानी कि हिस्ट्री की पीडीएफ जो है वो सारे के सारे हिस्ट्री वाले कोर्स में मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल साइंस में मिलेगी, ज्योग्राफी वाली ज्योग्राफी में मिलेगी, हिंदी इंग्लिश और हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी दोनों पढ़ाते हैं ना, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं हम। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे उस ऐप में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे पीडीएफ वहाँ पर भी आपको मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? ऑप्शन 1 है पाली भाषा, ऑप्शन ब है प्राकृत भाषा, ऑप्शन स है संस्कृत भाषा और ऑप्शन द है हिंदी भाषा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, एक है राखलदास बनर्जी ने, ऑप्शन ब है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन स है जॉन मार्शल ने, और ऑप्शन द है SR राव ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, दयाराम साहनी, है ना। हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, दयाराम साहनी। दोस्तों, शाम को 8:30 बजे रहती है हमारी लाइव क्लास, ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। शाम को 8:30 बजे हमेशा लाइव क्लास, जहाँ पर हम अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न है। अब हमने यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे वो तो कंप्लीट कर लिए, जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है ना। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि कंबाइन है, कभी अति लघुत्रात्मक और कुछ लघुत्रात्मक भी आएंगे। तो पहला प्रश्न है अति लघुत्रात्मक का, यानी क्रमशः 6ठा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? अर्थशास्त्र किसने लिखा? जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र हमारे भारतीय इतिहास का। तो आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य या कौटिल्य था, है ना। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को। तो इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, विवाह में पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या माना गया है? तो विवाह में पिता का सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक कर्तव्य की बात हुई है, ध्यान रखिएगा, कन्यादान या फिर विवाह में कन्या की भेंट जो है वो पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य जो वो विवाह में माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासी कार्निलियन और सैलखड़ी कहाँ से मंगाते थे? कार्निलियन और सैलखड़ी ये बाहर से मंगवाई जाती थी। हड़प्पावासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो ये कहाँ से मंगाते थे? तो ये क्या करते थे कि जो हड़प्पावासी हैं ये कार्निलियन तो भड़ौच से मंगवाते थे। भड़ौच गुजरात में है, जिसे भड़ूच के नाम से भी जाना जाता है। और जो सैलखड़ी है, सैलखड़ी जिससे मोहरें बनाई जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तुएं जो है वो मोहरें हैं। और ये मोहरें जो है वो सैलखड़ी से बनाई जाती थी। सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था, तो सैलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। और ये सैलखड़ी जो है ये दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगाते थे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि कार्निलियन तो भड़ौच गुजरात से मंगवाते थे और सैलखड़ी जो है ये दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगवाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद क्या थे? कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ हैं उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद इस प्रकार थे, जैसे मगध, जो कि उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद कौशल, वज्जी, कुरु, अवंती, पांचाल, गांधार, मत्स्य आदि आदि 16 महाजनपद हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, सम्राट अशोक द्वारा धारण की गई 2 उपाधियां बताइए। अशोक ने किन किन 2 उपाधियों को धारण किया था? तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें हमें 2 उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें से एक तो है देव नाम प्रिय, इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और दूसरी उपाधि है प्रियदर्शी, जिसका अर्थ है देखने में सुंदर। ठीक है, याद रखिएगा ये अशोक की 2 उपाधियां। नेक्स्ट प्रश्न है 11, जातक कथाएं अथवा जातक कहानी क्या है? तो आप लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संकलन जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। जातक कहानियाँ जो उसे कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो जातक कथाएं कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां, आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? आहत सिक्के क्या हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के जो सिक्के जारी किए थे, चांदी और तांबे के जो सिक्के निकाले गए थे, इन्हें आहत सिक्के जो है वो कहा जाता था। और इन सिक्कों पर क्या है कि उन सिक्कों को आहत करके उनके ऊपर कुछ चित्रों को उकेरा जाता था, इसीलिए ये आहत सिक्के कहे जाते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के जो सिक्के निकाले थे, इन्हें आहत सिक्के कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुपत्नी प्रथा क्या है? आप लिखेंगे कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की जो सामाजिक परंपरा थी, उस परंपरा को बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। और इसका विपरीत था बहुपति प्रथा। तो इसमें होता था कि एक स्त्री के अनेक पति होने की सामाजिक परंपरा को बहुपति प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो इसमें लिखेंगे कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। 16वां प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य और क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य भूमि और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था। 17वां प्रश्न है, वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताइए। तो वर्ण और जाति में अंतर आप इस प्रकार लिखेंगे कि वर्ण व्यवस्था को एक देवीय व्यवस्था माना जाता था, जबकि जाति जन्म पर आधारित होती थी। ओके। और दूसरा लिखना है कि वर्ण केवल 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति पर अधिकार के बारे में क्या बताया गया है? तो आप लिखेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, परंतु सबसे बड़ा पुत्र एक विशेष भाग का अधिकारी था। और दूसरी बात इसमें यह थी कि स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन शहर राजगृह के बारे में संक्षेप में बताइए। राजगृह का आपने नाम सुना होगा, मगध की राजधानी रही थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता था, मगध राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीति नगर था और राजधानी नगर था, और वर्तमान में यह बिहार राज्य में स्थित है। पहाड़ियों के मध्य बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। जब तक पाटलिपुत्र मगध की नई राजधानी बनी, तब तक राजगृह ही पूर्वी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। तो ये जो है वो मगध की प्रारंभिक राजधानी भी माना जाता है राजगृह, और वर्तमान में ये बिहार राज्य में स्थित है। पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ किलेबंद एक शहर था ये। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 20वां, मौर्य साम्राज्य का उदय कब और किसके द्वारा हुआ? आप लिखेंगे कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इस जो समय है इनका वो है लगभग 321 ईसा पूर्व का साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसके पुत्र अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक जो वो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और अंतिम प्रश्न है आज का, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के थे? इनसे उसके धर्म के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं, जिनके माध्यम से अशोक ने अपने धर्म का प्रचार किया, जिसके प्रमुख सिद्धांत जो है वो इस प्रकार हैं। पहला है बड़ों का आदर करना, दूसरा है सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना, नेक्स्ट है अपने सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार करना, और चौथा है दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, अशोक के धर्म के कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के हैं, और इन अभिलेखों में उसने धर्म के प्रचार के लिए इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया है। तो ये आज का इतना वीडियो, हमने इसमें इतने क्वेश्चन आंसर्स किए, और अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपकी डिमांड पर अगला वीडियो उसी टॉपिक पर जो वो बनाऊँगा। और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए ये भी बता दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी बता दीजिए, लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक ये भी बता दीजिए, और इसके अलावा मटेरियल अगर आपको चाहिए किसी भी प्रकार का तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और आपको इसी प्रकार का मटेरियल अवेलेबल भी कराऊँगा। आप अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, इतना सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और आपके जो भी साथी हैं उन्हें हमारी क्लास में ज़रूर ज्वाइन करवाइए। शाम को रोज़ाना हमारी क्लास 8:30 बजे रहती है लाइव, उसमें ज़रूर आइएगा आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।